चलिए, तो ये है सेट नंबर कौन सा? सेट नंबर कौन सा है? 29, 29। चलिए, कहाँ थे आप लोग कल परसों? अच्छा, वोट देने गए थे। अच्छा अच्छा, ठीक है, दे दिया वोट? अपने मत का प्रयोग कर लिया है ना? और अगर आपने अपने मत का प्रयोग किया है तो इससे आपको पंचायत की जो व्यवस्था है उसके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी पता लगी होगी, है ना? कि पंचायतों का गठन कैसे होता है। अब जैसे मान लो आप अभी आप वोट देने गए, है ना? और जब आप वोट देने गए तो किसको दिया आपने वोट? किसको दिया बताओ, कितने बटन दबाए आपने? हैं? हाँ, दो बटन दबाए होंगे ना, मेन मतलब गांव की बात हो रही है अभी। गांव लेवल पे जो पंचायत है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो दो बटन दबाए होंगे। एक कौन सा वाला? एक प्रधान वाला। और एक जो आपका गांव में जो खोला है, जो वार्ड मेंबर है, जो उठा होगा, है ना? तो एक वो वोट गया होगा, दो गए होंगे ना? नहीं हुआ? हाँ, नहीं, मैं पंचायत वाले की बात कर रहा हूँ, जो ग्राम पंचायत होती है। उसके बाद तो क्षेत्र पंचायत अलग संगठन हो गया ना। फिर उसके बाद जिला पंचायत। तो अभी केवल ग्राम पंचायत की बात हो रही। तो ग्राम पंचायत में दो गए होंगे। तो जो दो वोट डाले वो कैसे हो गए आपके? डायरेक्ट इलेक्शन, जो मैं आपको पिछली बार भी बता रहा था, है ना? और यही लोग क्या करते हैं, पंचायत का क्या करते हैं, गठन करते हैं। इन्हीं को बोलते हैं कि किसी भी ग्राम सभा की निर्वाचित संस्था होती है कौन? ग्राम पंचायत, है ना? अब जैसे ये लोग नियुक्त हो जाएंगे या जैसे इनका इलेक्शन हो जाएगा, जब रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद क्या होगा, शपथ। और शपथ कौन कराएगा? हाँ, बीडीओ कराएगा, ठीक है, यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। और जैसे मान लो कभी त्याग पत्र देना हो तो किसको, किसका बताया था मैंने कि त्याग पत्र किसे देंगे? डीपीआरओ को देंगे त्याग पत्र, ठीक है? तो अगर आप यही पढ़ाई वाली चीज को प्रैक्टिकल चीजों से अगर आप जोड़ दें तो चीजें और बेहतरीन लगने लगेगी, राइट? तो जब आप कोई भी कार्य करते हो ना, तो जो आपने क्लास में पढ़ा है उसको थोड़ा वहां भी अप्लाई करो, थोड़ा सा जोड़ के देखो, हाँ क्लास में ये पढ़ा था, ऐसा हो रहा है, अब क्या क्या होगा, तो और इंटरेस्ट आएगा और फैक्ट जल्दी भी याद हो जाएंगे, राइट? चलिए, अब देखो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये है उत्तराखंड का मुख्यमंत्री संविधान के किस अनुसूची के तहत पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करता है? तो किस अनुसूची के तहत? अनुसूची 3। तो अनुसूची 3 के तहत जो मुख्यमंत्री होता है, ये क्या करता है? पद की गोपनीयता की क्या लेता है? शपथ लेता है। संविधान में एक टेबल बनी है और उसी टेबल को हम क्या बोलते हैं? अनुसूची। तो वर्तमान में हमारे संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। और इन्हीं 12 अनुसूचियों में से जो तीसरी अनुसूची है वो ये कहती है कि राज्य के या सरकार के या भारत के जो मेन मेन क्या होते हैं आपके पद होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री हो गया, राज्यसभा के मेंबर हो गया, संसद के सदस्य हो गया, ठीक है, या आपके विधानसभा के जो सदस्य होंगे, ठीक, ये अपने पद की शपथ उसी सूची के तहत लेते हैं, ठीक है? ये बात आपको याद रखनी है। अगर मुख्यमंत्री से संबंधित हम संविधान में व्यवस्था देखें, संविधान में प्रावधान देखें, तो संविधान का अनुच्छेद 164 ये कहता है कि प्रत्येक राज्य में राज्यपाल क्या करेगा? सबसे पहले मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा और उसी मुख्यमंत्री की सलाह पर एक मंत्री परिषद का क्या करेगा? गठन करेगा, या एक मंत्री परिषद की क्या करेगा? नियुक्ति करेगा, ठीक है? तो अनुच्छेद 134 इसी का फर्स्ट जो प्रावधान है वो क्या है कि राज्यपाल क्या करेगा? सबसे पहले सीएम की नियुक्ति करेगा। किसकी नियुक्ति करेगा? सीएम की नियुक्ति करेगा। और इसी मुख्यमंत्री की सलाह पे एक मंत्री परिषद की क्या करेगा? नियुक्ति करेगा, यानी सीओएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की भी क्या करेगा? नियुक्ति। कौन करेगा ये? तो कौन करेगा ये? तो ये करेगा कौन? राज्य का राज्यपाल करेगा, राइट? इसके अलावा अगर बात करें तो जो अनुच्छेद 164 है, इसी अनुच्छेद 164 का जो सेकंड पार्ट है, ठीक है, वो क्या कहता है? तो वो ये कहता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, अर्थात राज्य का जो मंत्री परिषद है, वह सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति क्या होता है? जिम्मेदार होता है, ठीक है? तो क्या कहा मैंने कि अनुच्छेद सेकंड ये कहता है कि जो मंत्री परिषद है, जो मंत्री परिषद है, यह सामूहिक रूप से, ठीक है, सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार है? तो ये विधानसभा के प्रति क्या है? जिम्मेदार, राइट? क्योंकि विधानसभा बनती किससे है? तो विधानसभा बनती है जो राज्य के अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए प्रतिनिधियों को मिलाकर के क्या बनती है? आपकी विधानसभा बनती है।
तो इसी विधानसभा के लिए मंत्री परिषद सामूहिक रूप से क्या होता है, जिम्मेदार होता है। तो 164 के दूसरे में ये कहा गया है। वहीं 164 के तीसरे में, यानी कि जो तीसरा प्रावधान है, उसमें क्या कहा गया है, तो उसमें ये कहा गया है कि जो आपका क्या होगा, जो आपका राज्यपाल होगा, राज्यपाल क्या करेगा कि जो भी ये आपके मंत्री हैं या जो भी आपका सीएम है, वह संविधान की अनुसूची 3 के तहत इनको शपथ दिलाने का क्या करेगा, कार्य करेगा। ठीक है, तो यानी कि जो यहाँ पे ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला जो संविधान की ये वाली व्यवस्था है, ये 164 के किस में दिया गया है, 3 में दिया गया है। क्लियर है इतनी बात। सबसे पहले 164 में सबसे पहले राज्य क्या करेगा, राज्य के सीएम की नियुक्ति करेगा और उसी की सलाह पे बाकी जो आपका मंत्री परिषद है उसकी नियुक्ति करेगा। उसके बाद 164 का 2 क्या कहता है कि जो आपका मंत्री परिषद होता है राज्य का, वह विधानसभा के लिए सामूहिक रूप से क्या होता है, जिम्मेदार होता है। और वहीं तीसरी बात क्या है कि जो राज्यपाल होता है वह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, यानी कि मंत्री परिषद को अनुसूची 3 के तहत क्या दिलाएगा, शपथ दिलाने का कार्य करेगा। क्लियर है इतनी बात। अगर मैं मुख्यमंत्रियों की बात करूं तो हमारे राज्य में देखो, जो पहले मुख्यमंत्री हुए हैं, पहले कौन हुए, पहले मुख्यमंत्री, उनका नाम क्या था, नित्यानंद स्वामी। हमारे राज्य के जो पहले मुख्यमंत्री थे उनका नाम था नित्यानंद स्वामी। दूसरे मुख्यमंत्री कौन हुए हैं, दूसरे कौन हुए, भगत सिंह कोश्यारी, भगत सिंह कोश्यारी। तीसरे सीएम नारायण दत्त तिवारी, नारायण दत्त तिवारी। चौथे सीएम कौन हुए, तो चौथे सीएम हुए भुवन चंद्र खंडूड़ी, भुवन चंद्र खंडूड़ी। उसके बाद पांचवें सीएम कौन हुए, तो पांचवें सीएम आपके कौन बने थे, रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है, रमेश पोखरियाल निशंक हो जाएंगे, रमेश पोखरियाल निशंक। छठवें सीएम हमारे राज्य की कौन बने, तो छठवें बने कौन, उसके बाद कौन बने थे, उसके बाद देखो अगेन भुवन चंद्र खंडूड़ी बने थे, लेकिन हम रिपीट में नहीं लिखेंगे ना। उसके बाद आपके कौन बने, विजय बहुगुणा। कौन बने थे, विजय बहुगुणा। विजय बहुगुणा के बाद अगले जो सीएम बने उनका नाम क्या था, हरीश रावत। उसके बाद कौन बने, हरीश रावत जी बने। उसके बाद 8वें नंबर के जो सीएम बने, जो 8वां सीएम था उत्तराखंड का, उनका नाम क्या था, तो हरीश रावत के बाद बताओ कौन बने, त्रिवेंद्र सिंह रावत। कौन बने, त्रिवेंद्र सिंह रावत। ठीक, उसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद कौन बने, तो उनका नाम था तीरथ सिंह रावत। कौन था, तीरथ सिंह रावत। और तीरथ सिंह रावत के बाद 10वें जो सीएम बनते उत्तराखंड के, उनका नाम क्या था, उनका नाम क्या है, पुष्कर सिंह धामी, पुष्कर सिंह धामी। तो अभी तक उत्तराखंड में कुल कितने सीएम हुए, 10 सीएम हुए। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी। तो पुष्कर सिंह धामी बने और अभी भी वर्तमान में उत्तराखंड के सीएम कौन है, पुष्कर सिंह धामी। राइट, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं और क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, किस सन में ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर से हटाकर के पौड़ी लाया गया और पौड़ी गढ़वाल नामक नए जिले का गठन किया गया। तो ये कब किया गया था, 1840 में। 1840 में जो गढ़वाल जिला था, इस गढ़वाल जिला का मुख्यालय कहां बनाया गया, तो ये बनाया गया आपका पौड़ी गढ़वाल में बनाया गया। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या याद रखना है यहाँ पे, तो आपको ये याद रखना है कि 1838 ईस्वी में, पहली बात आपको क्या रखना है, 1838 ईस्वी में कुमाऊं के एक नए कमिश्नर बने और उनका नाम क्या था, जॉर्ज लुसिंगटन। उनका नाम क्या था, जॉर्ज लुसिंगटन, जॉर्ज लुसिंगटन। कुमाऊं के नए कमिश्नर कौन बनते, जॉर्ज लुसिंगटन। और ये 1838 से लेकर के, ठीक है, 1838 से लेकर के और 1848 ईस्वी तक कुमाऊं के क्या रहे, कमिश्नर है। राइट, इस टाइम तक पूरे उत्तराखंड पे किसका शासन है, अंग्रेजों का शासन है। वर्तमान जो हमें आज गढ़वाल और जो कुमाऊं दिख रहा है, ये पूरा एक ही क्षेत्र हुआ करता था, उसको बोलते थे क्या, कुमाऊं कमिश्नरी कहा जाता था। बाकी जो उत्तरकाशी और टिहरी वाला जो क्षेत्र था उसको क्या बोलते थे, टिहरी रियासत कहा जाता था। ठीक, 1839 से पहले ये पूरा गढ़वाल कुमाऊं एक ही था और उसको कुमाऊं कमिश्नरी कह रहे थे। अब हुआ क्या कि 1838 ईस्वी में ही क्या होता है, 1838 ईस्वी में ही, यानी कि 1838 में, अर्थात जब आपका जॉर्ज लुसिंगटन कुमाऊं का कमिश्नर बना, उसी टाइम पे अंग्रेज यहां के लिए एक एक्ट लेके आए
और इसी एक्ट को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है रेगुलेशन 10, रेगुलेशन 10 या एक्ट 10 कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेगुलेशन 10 या एक्ट 10 कहा जाता है। इस एक्ट 10 या रेगुलेशन 10 में क्या था कि जो कुमाऊं वाला क्षेत्र है या जो कुमाऊं का कमिश्नर है, तो वो चाहे तो कुमाऊं को क्या कर सकता है, प्रशासनिक सुविधा के हिसाब से उसका क्या कर सकता है, डिवीजन कर सकता है। उससे पहले ये कुमाऊं कमिश्नर को अधिकार नहीं था, अर्थात अंग्रेजों ने कुमाऊं कमिश्नरी बना दी तो उतना ही होना था। ठीक है, पहली बार 1838 में रेगुलेशन एक्ट लाया गया उत्तराखंड के लिए, यानी कुमाऊं कमिश्नर के लिए, और इसमें कुमाऊं के कमिश्नर को यह अधिकार दे दिया गया कि आप यहां पे क्या कर सकते हैं, प्रशासनिक विभाजन कर सकते हैं। तो जब इसको यह अधिकार मिला तो देखो उसी के बाद क्या होता है, पूरे कुमाऊं कमिश्नरी का क्या होता है, डिवीजन होता है। ध्यान रखना, ये वाला जो क्षेत्र है ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये वाला क्षेत्र था टेरी रियासत, राइट। और जो बाकी पूरा क्षेत्र दिख रहा है, इसी क्षेत्र को क्या बोलते थे, कुमाऊं कमिश्नरी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, कुमाऊं कमिश्नरी कहा जाता था। और इसका हेडक्वार्टर कहां था, तो इसका हेडक्वार्टर था कहां पे, अल्मोड़ा में था, राइट। अब जब 1838 में कुमाऊं कमिश्नर को यह अधिकार मिल गया कि आप प्रशासनिक डिवीजन कर सकते हैं, तो इसीलिए कुमाऊं कमिश्नर जॉर्ज लोसिंगटन ने क्या किया कि इस पूरे क्षेत्र को जो ये अंग्रेजों के पास था, इसको दो पार्ट में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब दो पार्ट में जब डिवाइड किया तो इसने दो जिले बना दिए। तो एक जिला कौन सा बना, इधर वाला जो क्षेत्र है ये आपका कुमाऊं जिला बन जाएगा, और इधर वाला जो क्षेत्र बनेगा ये कौन सा बना, गढ़वाल जिला बन गया। ठीक है, तो पहली बार कुमाऊं कमिश्नरी का डिवीजन कब होता है, 1839 ईस्वी में। कब होता है, 1839। अब क्यों हुआ, क्योंकि 1838 में उसको अधिकार मिल चुका था। 1839 में जब पहली बार गढ़वाल जिला बनाया गया तो ध्यान रखना, इसका जो हेडक्वार्टर बनाया गया था वो कहां बनाया गया था, श्रीनगर बनाया गया था। कहां बनाया गया था, श्रीनगर। ठीक है, डिवीजन कब हुआ, 1839 ईस्वी में। और वहीं कुमाऊं का जो हेडक्वार्टर था, कुमाऊं का हेडक्वार्टर कहां था, तो जहां था वहीं रहने दिया। कुमाऊं का हेडक्वार्टर कहां पे, अल्मोड़ा, राइट। अब देखो पहली बार अंग्रेजों ने दो जिले बना दिए, यानी कि दो क्षेत्र बन गए, एक कुमाऊं और दूसरा गढ़वाल। इससे पहले ये दोनों क्या था, एक ही था, इसी को कुमाऊं कमिश्नरी कहा जाता था, राइट। इतनी बात क्लियर है, चलो जी। अब क्या हुआ उसके बाद, ध्यान से समझना। 1839 में जब अंग्रेजों ने अपनी राजधानी, गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर बनाई, यानी हेडक्वार्टर श्रीनगर बनाया, तो जब उनके अधिकारी यहां रहने लगे तो आपने देखा होगा कि जो श्रीनगर गढ़वाल है वहां का क्लाइमेट थोड़ा कैसा है, बहुत अजीब सा क्लाइमेट है। बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है ना, बहुत कम बारिश होती है। अब ऐसा जो क्लाइमेट है वो अंग्रेजों को सूट नहीं करता है। अंग्रेजों को कैसा क्लाइमेट सूट करता है, कैसा करता है, ठंडा एरिया, क्योंकि यूरोप कैसा एरिया है, ठंडा एरिया है। अब उनको इतनी गर्म सूट नहीं करता है, क्योंकि श्रीनगर गढ़वाल में क्या होती है, बहुत ज्यादा क्या होती है, उमस होती है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, अजीब सा क्लाइमेट है, बारिश ना के बराबर होती है, बहुत कम होती है, घाटी वाला एरिया है। ठीक है, तो फिर इन्होंने क्या कर दिया, 1840 में यहां से राजधानी को क्या कर दिया, हटा दिया, और राजधानी को कहां शिफ्ट कर दिया, पौड़ी में शिफ्ट कर दिया। कहां शिफ्ट कर दिया, पौड़ी गढ़वाल में। अब क्योंकि पौड़ी थोड़ा हाइट वाला एरिया है, ठंडा इलाका है, तो उनके लिए क्या सूटेबल स्थान है। ठीक है, तो ध्यान रखना 1840 में अंग्रेजों ने गढ़वाल का हेडक्वार्टर कहां शिफ्ट किया, पौड़ी में शिफ्ट किया। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, तो ये बात आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। इसके अलावा कभी कभी आपसे प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि अंग्रेजों ने कुमाऊं का हेडक्वार्टर अल्मोड़ा से नैनीताल कब शिफ्ट किया, तो कब शिफ्ट किया, तो ये ध्यान रखना 1855 ईस्वी में। ठीक है, 1855 ईस्वी में कुमाऊं का हेडक्वार्टर नैनीताल शिफ्ट किया। ठीक है, चलो जी, इतनी बात क्लियर है, यहां तक बताओ कोई दिक्कत है, चलो जी लिख दिया। अब नेक्स्ट आ जाओ, इसके बाद अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये प्रश्न क्या है, हिमालय मयूर से प्रसिद्ध उत्तराखंड राज्य का राज्य पक्षी मोनाल के विषय में निम्न कथनों में से सही का चुनाव करना है। राइट, उत्तराखंड का जो राज्य पक्षी है वो कौन सा है, मोनाल है। मोनाल के विषय में कौन सा कथन सही है, जरा इन पे गौर करते हैं। तो पहला कथन है कि यह 2500 से 5000 मीटर तक की ऊंचाई पर लगभग संपूर्ण हिमालय में मिलते हैं। तो क्या ये बात सही है, तो क्या ये बात सही है, तो ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, 2500 से लेकर के 5000 मीटर की ऊंचाई पर ये पूरे हिमालयी क्षेत्र में आपको मिल जाएगा। उसके बाद दूसरा है कि यह केवल उत्तराखंड राज्य में ही मिलते हैं। तो क्या ये बात सही है, सही है बात, नहीं ये बिल्कुल गलत हो जाएगा।
ठीक है, जहां भी आपका हिमालयी क्षेत्र है, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, लगभग हर क्षेत्र में आपको क्या मिल जाएगा, हिमालयी क्षेत्र में मोनाल मिल जाएगा। उसके बाद यह है कि यह पहाड़ी तथा मैदानी दोनों क्षेत्रों में समान रूप से मिलता है। ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी, क्योंकि 2500 मीटर से नीचे तो ये मिलता ही नहीं। ठीक है, तो ये मैदान में नहीं, ये एक पहाड़ी क्या है, पक्षी है, तो इसलिए ये बात भी बिल्कुल गलत हो जाएगी। और अगला प्रश्न है, मोनाल केवल नर पक्षी होते हैं, तो ये कौन सी बात होगी भाई, है ना। अगर पक्षी की एक प्रजाति है तो वो नर भी होगा, मादा भी होगा। ठीक है, चलिए, तो यानी कि ये वाला भी क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। और वैसे भी जब आपको पहले ही ऑप्शन में सही मिल चुका है तो आपको बाकी 3 ऑप्शन पढ़ने की आवश्यकता है ही नहीं, है ना। चलिए, तो यानी कि केवल आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा, तो ए इज राइट आंसर। अगर हम राज्य पक्षी मोनाल की बात करें तो जो राज्य पक्षी मोनाल है इसका साइंटिफिक नाम क्या है, तो मैं कई बार आपको बता चुका हूं ना कई बार। तो बताओ क्या है इसका साइंटिफिक नाम, साइंटिफिक नाम क्या है। हाँ ठीक बोल रहे हो, लोफोफेरस इम्पीजेनस। क्या है इसका साइंटिफिक नाम, लोफोफेरस इम्पीजेनस, इम्पीजेनस, लोफोफेरस इम्पीजेनस क्या है इसका साइंटिफिक नाम है। वहीं देखो स्थानीय लोग अलग अलग जगह पे इसको अलग अलग नाम से पुकारते हैं, जैसे इसी को क्या बोलेंगे, मन्याल बोलेंगे, मुनाल बोल देंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, मन्याल। स्थानीय लोग क्या बोलते हैं, मन्याल, या क्या कहते हैं इसको, मुनाल कहते हैं। क्या कहते हैं, मन्याल या मुनाल कहते हैं। राइट, चलिए जी। इसके अलावा इसकी अगर बात करें तो जो आपका मोनाल पक्षी होता है इसका एक फेवरेट खाना होता है ना, फेवरेट फूड होता है, क्या होता है, आलू होता है। ठीक है, तो इसका जो प्रिय भोजन है, इसका जो प्रिय भोजन है ये क्या है आपका, आलू। आलू इसका फेवरेट है भाई। ठीक है, आप लोगों का है आलू फेवरेट, नहीं है ना। चलिए, लेकिन आलू ऐसी सब्जी होगी जो सबके साथ मिल जाती है ना। चलिए, तो आलू इसका क्या है, फेवरेट है। इसके अलावा अगर बात करें तो देखो कश्मीर में मोनाल को क्या कहा जाता है, तो कश्मीर में मोनाल को कहा जाता है सुनाल। क्या कहा जाता है, सुनाल। कश्मीर में मोनाल को क्या बोलते हैं, सुनाल कहते हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में क्या कहते हैं, नीले गुरु। हिमाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है, नीले गुरु कहा जाता है। ठीक, वहीं सिक्किम में इसको चामदोंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चामदोंग कहा जाता है। सिक्किम में क्या कहा जाता है, चामदोंग कहा जाता है। तो देखो कभी कभी स्टेटमेंट में ऐसा प्रश्न भी आ जाता है कि कश्मीर में सुनाल, हिमाचल प्रदेश में नीले गुरु और सिक्किम में क्या कहा जाता है, चामदोंग कहा जाता है। सबसे ज्यादा अगर मोनाल की बात करें तो हमारे राज्य में जो सबसे ज्यादा मोनाल पाए जाते हैं वो आपके केदार घाटी में पाए जाते हैं। कहां पे पाए जाते हैं, केदार घाटी में। तो सर्वाधिक मोनाल कहां पे पाए जाते हैं, केदार घाटी में पाए जाते हैं। इसके अलावा हमारे राज्य में सबसे पहले मोनालों की जो गणना हुई, यानी सबसे पहले इनकी जो संख्या या इनकी गणना की गई थी वो कब की गई थी, 2008 में इसकी सर्वप्रथम क्या हुई थी, गणना हुई थी। और जब इसकी गणना हुई तो उस टाइम पे कुल हमारे राज्य में जो मोनाल थे उनकी जो संख्या थी वो कितनी थी, 919 थी। राइट, तो राज्य में पहली बार मोनालों की गणना कब होती है, 2008 में होती है। और उस टाइम पे कुल मोनाल कितने थे, 919 थे। तो मोनाल के बारे में क्या है, कुछ सामान्य जानकारी। इसके अलावा मैं कई बार आपको बता चुका हूं राज्य का पशु क्या है, कस्तूरी मृग है। लेकिन कस्तूरी मृग तो याद हो ही गया होगा, लेकिन साइंटिफिक नाम आपको याद रखना है। तो साइंटिफिक नाम क्या है, मॉस्कस काइसोगोस्टर। वहीं अगर बुरांस की बात करें, वृक्ष की बात, तो क्या है, रोडोडेंड्रोन अर्बोरियम है। ब्रह्म कमल राज्य पुष्प, उसका साइंटिफिक नाम सोसूरिया अबवेलटा। ठीक है, और इसके अलावा बाकी मोनाल तो मैं आपको बता ही चुका हूं। ठीक है, चलो जी। अब इसके बाद अगले प्रश्न की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फड़कानौली एवं पेटसाल के शैलाश्रय की खोज की गई, तो किसके द्वारा की गई, तो फड़कानौली और जो पेटसाल है इसकी खोज की गई थी किसके द्वारा, डॉक्टर यशोधर मठवाल के द्वारा। डॉक्टर यशोधर मठवाल क्या है, एक इतिहासकार है। क्या है, एक इतिहासकार है। ठीक है, फड़कानौली की खोज डॉक्टर यशोधर मठवाल के द्वारा 1985 में की गई थी। कब की गई थी, 1985 में की गई थी। और यहां से इनको कितने शैलाश्रय प्राप्त हुए, तो 3 शैलाश्रय प्राप्त हुए थे। राइट, इसके अलावा देखो अगर पेटसाल की बात करें तो पेटसाल की खोज इन्हीं के द्वारा 19 कब की गई थी, 1989 में की गई थी। और ये दोनों के दोनों आपकी कहां पे खोज हुई थी इनकी, तो इनकी खोज हुई थी कहां पे, अल्मोड़ा में खोज हुई थी।
ठीक है, तो फड़कानौली 1985 और पेटसाल की खोज 1989 में की गई थी, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें अल्मोड़ा में जो और खोजें हुई हैं वो कौन सा हुआ था, एक लाखू उडियार, कौन सा हुआ था, लाखू उडियार। अल्मोड़ा में कौन सी खोज हुई थी, लाखू उडियार। सबसे पहले देखो आपको ये समझना है कि शैलाश्रय होता क्या है, क्या होता है शैलाश्रय। शैलाश्रय का मतलब होता है कि शैल पे बने गए जो चित्र होते हैं, यानी पत्थरों पे या किसी गुफा पे जो बनाए गए जो चित्र होते हैं, और चित्र ऐसा मत समझना कि पेन से बनाया होगा या मार्कर से बनाया होगा, है ना। अब पहले के जो आदि मानव होते थे उनके पास पेन मार्कर थोड़ी था, है ना, तो कैसे बनाते थे चित्र, जैसे ऐसे क्रोच करके, जैसे ऐसे आपने ऐसे ऐसे कर दिया ना, ऐसे उनका क्या बनते थे, चित्र बनते थे। और वर्तमान में जो ये 2-2.5 हजार साल पहले जो ये चित्र बने थे, वर्तमान में इनकी खोज हुई और अलग अलग जगह आपकी क्या हुई, प्राप्त हुई। ऐसे आपका कहाँ पे प्राप्त हुआ है, लाखू उडियार। और लाखू उडियार कहाँ पर है, तो बाड़े छीना, बाड़े छीना, ठीक है, अल्मोड़ा में एक स्थान पड़ता है बाड़े छीना, किस नदी के किनारे है, सुयाल नदी के किनारे पे, ठीक है। तो लाखू उडियार की खोज हुई थी, और लाखू उडियार की खोज कब हुई थी, 1968 में, 1968 में इसकी खोज करी थी डॉक्टर एमपी जोशी के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी, डॉक्टर एमपी जोशी के द्वारा 1968 में लाखू उडियार की खोज की गई थी। जब लाखू उडियार की खोज की गई तो ध्यान रखना यहाँ पे जो आकार मिला है कैसा मिला है, नागफनी के आकार का मिला है। किस आकार का, नागफनी के आकार का मिला है। और ऐसा देखा गया है कि यहाँ के जो चित्र हैं वो आपके किसके समान है, भीम बेटिका में जो प्राप्त चित्र हैं, भीम बेटिका में जो प्राप्त चित्र हैं उनके समान ही दिखाई देते हैं। क्लियर इतनी बात। इसके अलावा अगर मैं अल्मोड़ा में ही बात करूं तो अल्मोड़ा में और जगह जहां शैलाश्रय हमें प्राप्त हुए हैं वो कहां पे हुए हैं, लुएथाप में प्राप्त हुए हैं। कहां पे, लुएथाप में, लुएथाप, राइट। और लुएथाप में जो चित्र प्राप्त हुए हैं वो कैसे रंग के प्राप्त हुए हैं, लाल रंग के। और यहाँ पे क्या दिखाया गया है, इंसान को शिकार करते हुए दिखाया गया है, यहाँ पे मनुष्य को शिकार करते हुए दिखाया गया, राइट। इसके अलावा एक और स्थान पड़ता है अल्मोड़ा में ही, और वह है फल सीमा। फल सीमा में भी कुछ चित्र हमें देखने को मिले, इसकी भी खोज हुई। और फल सीमा की बात करें तो यहाँ पे इंसान को योग करते हुए दिखाया गया। इंसान किस मुद्रा में है, योग मुद्रा में, राइट। इंसान किस मुद्रा में, योग मुद्रा में। तो आपको ये अल्मोड़ा के सभी स्थान याद रखने हैं जहां से हमें क्या मिले हैं, शैलाश्रय प्राप्त हुए, राइट। चलिए जी, इतनी बात क्लियर है, बढ़े आगे। अगला प्रश्न आ जाते हम, और यह प्रश्न संख्या 25, और 25 की अगर हम बात करें तो प्रदीप शाह के शासन काल में गढ़वाल ने काफी समृद्धि प्राप्त की थी, वह सिंहासन पे बैठा था। प्रदीप शाह का जो शासन काल था वो एक लंबा शासन कार्यकाल था, है ना। और जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक अगर गद्दी पे बैठेगा तो उसके टाइम पे कुछ ना कुछ डेवलपमेंट जरूर होगी, कुछ ना कुछ सामाजिक परिवर्तन होगा, राइट। प्रदीप शाह जो है वो गढ़वाल का राजा कब बनता है, तो गढ़वाल का राजा बनता है 1717 ईस्वी में। और ये गढ़वाल का राजा 1717 से लेकर के कब तक रहा, 1772 ईस्वी तक ये गढ़वाल का राजा रहा, ठीक है। 1717 से लेकर के और 1772 तक ये क्या रहा, गढ़वाल का राजा रहा। इसके अलावा प्रदीप शाह की बात करें तो देखो, जब प्रदीप शाह के पिता की मृत्यु हुई थी तो तब प्रदीप शाह बहुत छोटा था, है ना। और आपको पता है राजा का बेटा ही राजा बनता है। अब ये बहुत छोटा था, 5-6-7 साल का था। अब इतना छोटे को अगर राजा बनाएंगे तो देखो क्या राजा वाला कार्य करेगा ये, हालांकि राजा तभी बन गया था 5-6 साल में, लेकिन राजा वाला काम नहीं कर पाएगा, प्रशासन का कार्य नहीं चला पाएगा। इसीलिए उस टाइम पे एक कॉन्सेप्ट आता था कि जब तक बेटा बड़ा नहीं हो जाता तब तक उसकी माता जो है शासन प्रशासन का कार्य देखेगी, ठीक है। और उसी को क्या कहा जाता था, संरक्षिका या संरक्षक कहा जाता था। तो प्रदीप शाह की जो संरक्षिका हुई है उनका नाम क्या था, कनकदेई। तो ध्यान रखना, प्रदीप शाह की जो संरक्षिका उनका नाम क्या था, कनकदेई। कनकदेई संरक्षिका का मतलब है कि जब तक प्रदीप शाह बड़ा नहीं हो जाता, ठीक है, तब तक शासन संभालने का कार्य कौन करेगी, उसकी राजमाता यानी उसकी माता करेगी। और उनकी माता का नाम क्या था, कनकदेई था। क्लियर है इतनी बात। जब कनकदेई शासन चला रही थी और प्रदीप शाह छोटा था तो ध्यान रखना उसी टाइम पे रवाई क्षेत्र में उस टाइम पे कौन था, सादर सिंह कठैत हुआ करते थे एक राजा, और उसी के 5 बेटे हुआ करते थे,
ठीक है। और उन्हीं 5 बेटों को क्या बोला जाता था, क्या बोला जाता था, पंच भ्राता कठैत कहा जाता था। क्या कहा जाता था, पंच भ्राता कठैत, पंच भ्राता कठैत। और ऑब्वियसली बात है, जो रवाई वाला क्षेत्र है वो भी कहाँ आएगा आपके, किसके अंडर आएगा, गढ़वाल क्षेत्र के अंदर आएगा, यानी कि प्रदीप शाह के ही अंडर आएगा। इसी टाइम पे इन्होंने क्या किया, क्योंकि क्या थी, एक लड़की यानी एक महिला गढ़वाल का शासन संभाल रही थी, तो इसी चीज का इन लोगों ने फायदा उठाया और रवाई क्षेत्र में इन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया। जब इन्होंने विद्रोह करना शुरू किया तो ध्यान रखना, उस टाइम पे गढ़वाल के राजाओं का जो सेनापति हुआ करता था उसका नाम क्या था, पुरिया नेथानी। क्या था उसका नाम, पुरिया नेथानी था। तब पुरिया नेथानी ने इन पंच भ्राता कठैतों का क्या किया, क्या किया, इनका वध किया, इनको खत्म कर दिया। ठीक है, तो ध्यान रखना, प्रदीप शाह के समय पे ही क्या होता है, पंच भ्राता कठैत विद्रोह होता है। और इनका वध किसने किया, तो इनका वध किया पुरिया नेथानी। पुरिया नेथानी कौन था, पुरिया नेथानी कौन था, तो गढ़वाल के राजाओं का सेनापति हुआ करता था। ठीक है, कौन, पुरिया नेथानी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखना, साल आता है 1743 ईस्वी, कब, 1743। और 1743 में क्या होता है कि 1743 में क्या होता है, इसी टाइम पे जो रोहिला सरदार था, ठीक है, रोहिला जो सरदार था अली मोहम्मद, उसने क्या कर दिया, अटैक कर दिया। कहां अटैक किया, नहीं, रोहिलाओं ने क्या कर दिया, अटैक किया। और रोहिलाओं ने अटैक कहां किया, कुमाऊं क्षेत्र पे अटैक किया। और उस टाइम पे कुमाऊं क्षेत्र में, ठीक है, कुमाऊं क्षेत्र में राजा कौन हुआ करता था, कल्याण चंद राजा हुआ करता था, कल्याण चंद राजा था। जब कल्याण चंद यानी कि कुमाऊं पे जब रोहिलाओं ने अटैक किया 1743 ईस्वी में, तो कल्याण चंद वहां से भाग गया और उसने गढ़वाल में शरण ले ली। जब गढ़वाल में शरण ले ली तो ध्यान रखना, प्रदीप शाह ने इसकी मदद की। और इस टाइम पे पहली बार गढ़वाल और कुमाऊं की सेना इकट्ठी आई और इन्होंने रोहिलाओं से क्या किया, युद्ध किया। लेकिन 1743 में जब ये युद्ध हुआ किसके बीच में, रोहिलाओं और गढ़वाल और कुमाऊं की संयुक्त सेना के बीच में, तो तब क्या होता है कि यहाँ पे रोहिला जीत गई और गढ़वाल और कुमाऊं की संयुक्त सेना क्या होगी, हार गई। जब हारी तो बदले में रोहिलाओं को क्या देना पड़ा, कल्याण चंद को पैसे देने पड़े। और कितना लाख माना जाता है, कहते हैं कि 2-3 लाख रुपए। रोहिला सरदार ने कहा कि अगर आप चाहते हो कि मैं कुमाऊं पे कब्जा ना करूं तो कल्याण चंद से 2-3 लाख रुपए की क्या करी, डिमांड करी। ठीक है, और जब 2-3 लाख की डिमांड करी तो कल्याण चंद के पास पैसे थे ही नहीं, है ना। तो इस टाइम पे प्रदीप शाह ने क्या करी, कल्याण चंद की सहायता करी। ठीक है, तो ऐसा प्रश्न आ जाते हैं। तो कल्याण चंद की सहायता किसने करी थी, प्रदीप शाह ने करी। तब प्रदीप शाह ने ये पैसा दिया उसको कि फिलहाल दे देना और तुम बाद में दे देना। ठीक है, इसके अलावा देखो, प्रदीप शाह के ही समय की बात करें तो इसी का जो राज कवि था उसका नाम क्या था, इसके राज कवि का नाम क्या था, तो इसके राज कवि का नाम था मेधाकर शर्मा। क्या था, मेधाकर शर्मा। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट राइटर है क्योंकि इसी मेधाकर शर्मा की एक किताब है जिसका नाम क्या है, रामायण प्रदीप। अक्सर ये एग्जाम में पूछी जाती है, कौन सी किताब है, रामायण प्रदीप। तो रामायण प्रदीप किसकी किताब है, मेधाकर शर्मा। और मेधाकर शर्मा किसका राजकवि था, प्रदीप शाह का राजकवि था। क्लियर इतनी बात, चलो जी नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं। अगला प्रश्न, देहरादून कालसी से 257 ईसा पूर्व अशोक कालीन शिलालेख प्राप्त हुआ है। इनमें निम्नलिखित में से किस लिपि का प्रयोग किया गया है, तो किस लिपि का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया। कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया है, ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। लेकिन अगर आपसे भाषा पूछें तो भाषा कौन सी होगी, तो फिर भाषा कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया था, प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया था। ठीक है, कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया था, प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया था। ध्यान रखना, जो अशोक का कालसी अभिलेख था, ठीक है, अभिलेख क्या होता है या शिलालेख क्या होता है कि आपने पत्थर पे कुछ लिख दिया। अब देखो, पहले के टाइम पे ऐसे होर्डिंग तो होती नहीं थी, ऐसे कागज तो होता नहीं था कि आपने बड़ी बड़ी होर्डिंग लगा दी और उस पर लिख दिया, है ना। मान लो राजा को कोई संदेश देना था इस क्षेत्र के लोगों को, अब या तो एक आदमी हर घर जाए, हर गांव जाए, ऐलान करे, या दूसरा ये कि जो मेन रास्ता है, जो चौराहा है, उसी चौराहा में एक पत्थर पे कुछ लिख दिया। और पत्थर पे ही क्यों लिखे, क्योंकि पत्थर पे जो चीज आपने लिख दी वो चीज आपकी मिट नहीं सकती थी। इसीलिए राजा क्या करता था, अगर राजा को कोई भी संदेश देना होता था किसी क्षेत्र के लोगों को, तो पत्थर पे कुछ लिखवा देता था, जो भी संदेश देना होता था। ठीक है, कालसी अभिलेख में ही अशोक ने ऐसा ही संदेश लिखा है। और उसने उस अभिलेख में क्या कहा है कि मैंने पशुओं और इंसान के लिए क्या कर दिए, चिकित्सालय की व्यवस्था कर ली। तो जो भी व्यक्ति अगर पशु बीमार है, इंसान बीमार है, तो आप कहां जा सकते हैं, चिकित्सालय जा सकते हैं। ठीक है, तो यह संदेश लिखा गया था।
और ये आपको आज भी मिलता है कहां पे, ठीक है, कालसी में मिलता है, ठीक है, ध्यान रखना है। उसी कालसी अभिलेख में ध्यान रखना है आपको कि इसी कालसी अभिलेख में इसने यहां के जो लोग हैं, यहां के लोगों को क्या कहा है, यहां के लोगों को जिस नाम से पुकारा है वो क्या पुकारा है, पुलिंद। इसका यह मतलब है कि उस टाइम पे इस क्षेत्र के लोगों को क्या बोला जाता होगा, पुलिंद कहा जाता होगा, राइट। और इसके अलावा इस क्षेत्र के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया गया है वो शब्द कौन सा था, अपरांत, ठीक है। तो कालसी अभिलेख में हमें यह जानकारी प्राप्त हुई है, राइट। तो यहां के लोगों को पुलिंद शब्द कहा गया है और यहां के जो क्षेत्र है इस क्षेत्र को क्या कहा गया है, अपरांत कहा गया है। जैसे आज हम जौनसार बोलते हैं उस क्षेत्र को, तो उस टाइम पे क्या कहते होंगे, अपरांत कहते होंगे, ठीक है। आज जैसे वहां के लोगों को हम क्या बोलते हैं, जौनसारी कहते हैं, कालसी वाले लोगों को या कालसी के आसपास के लोगों को, तो वैसे उस टाइम पे क्या कहा जाता होगा, पुलिंद कहा जाता होगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, ध्यान रखना। कालसी का जो प्राचीन नाम था वो था क्या, सुधनगर। कालसी का जो प्राचीन नाम था वो क्या था, सुधनगर, या इसी को क्या कहते थे, कलकूट भी कहते थे, कलकूट, राइट। तो ये कुछ बातें आपको क्या रखनी है, अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। एक एक प्रश्न दिमाग में घुसना चाहिए भाई, कहीं से भी प्रश्न कुछ भी पूछ सकता है। जब हम एक प्रश्न कर रहे हैं तो एक प्रश्न का मतलब यहाँ पे एक प्रश्न नहीं है, एक प्रश्न के पीछे देखो जितने फैक्ट है उतने प्रश्न डेवलप हो रहे हैं आपके। अगर एक पेपर में 100 प्रश्न है तो कम से कम एक प्रश्न में अगर आपको 5 मिल रहे हैं तो एक दिन में आपको 500 का बैंक तैयार हो रहा है एक दिन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इसलिए एक एक फैक्ट को बड़ी बारीकी से आपको करना है। अगला प्रश्न पे आ जाते हैं कि टिहरी के परमार वंश के 55वें राजा का नाम बताने हैं। तो कौन है 55वें राजा, तो ये है आपका सुदर्शन शाह, राइट। तो देखो बाद वाला जो परमार वंश है, एक तो पहले था जब गोरखा आए उससे पहले वाले जो राजा हुआ करते थे उनकी राजधानी हुआ करती थी कहां, श्रीनगर हुआ करती थी, ठीक है। बाद में जब गोरखा आए तो गोरखाओं ने लगभग गढ़वाल पे 10 साल तक क्या किया, राज किया। उसके बाद हमने अंग्रेजों को बुलाया, सुदर्शन शाह ने, अंग्रेजों ने क्या कर दिया, गोरखाओं को हरा दिया। लास्ट युद्ध खलंगा का युद्ध हुआ था, वहां पे गोरखों को हराया और फिर गोरखा यहां से चले गए, अंग्रेजों का राज शुरू हो गया, ठीक है। फिर अंग्रेजों ने टिहरी उत्तर काशी वाला क्षेत्र किसको दिया, परमार वंश के राजाओं को दिया, ठीक है। और परमार वंश का कौन बचा हुआ था, सुदर्शन शाह बचा था। तो फिर सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी कहां पे बनाई, जो पुरानी टिहरी हुआ करती थी, ठीक है। ध्यान रखना उस टाइम पे जो पुरानी टिहरी था ना, ऐसा मत समझना कि पहले से शहर रहा होगा, शहर नहीं था, कुछ नहीं था वहां पे, कुछ भी नहीं था। लेकिन उसने ये देखा कि ये राजधानी बनाने के लिए क्या है, बेस्ट जगह। क्यों बेस्ट जगह है, एक तो सब जगह से पहाड़ से घिरा है और दूसरी तरफ तो क्या है, नदी का ढाल है। कल के दिन कोई भी आक्रमण होता है तो उस आक्रमण को आप आसानी से क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो इसीलिए अपनी राजधानी वहां बनाई थी, ठीक है। तो ध्यान रखना कि टिहरी रियासत की स्थापना सुदर्शन शाह ने कब करी थी, तो 28 दिसंबर 1815 ईस्वी को। इसीलिए 28 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, रेस्टोरेशन डे भी मनाया जाता है, रेस्टोरेशन डे भी मनाया जाता है, रेस्टोरेशन डे यानी राज्य स्थापना दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। चलो इतनी बात क्लियर है। सुदर्शन शाह जब राजा बना तो आपको पता है कि क्योंकि टिहरी में ये पहली बार अपनी राजधानी ले जा रहा है तो इसके पास कोई बड़ी इमारत थी नहीं, और राजा के पास क्या होना चाहिए, बड़ी इमारत होनी चाहिए, यानी कि अपने पास क्या होना चाहिए, बड़ा महल होना चाहिए। तो फाइनली इसने महल का कार्य शुरू करवाया और 1948 में महल बन के 1848 में महल बन के तैयार हो गया और इसी महल को क्या नाम दिया गया, पुराना दरबार हॉल। क्या दिया गया, पुराना दरबार हॉल, पुराना दरबार हॉल, ठीक है। तो 1848 में इसके द्वारा पुराना दरबार हॉल बनाया गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो 1851 में इसी के समय पे क्या होता है, एक विद्रोह होता है और उसी विद्रोह को क्या बोलते हैं, अठूर विद्रोह कहते हैं। कौन सा विद्रोह कहते हैं, अठूर विद्रोह कहा जाता है, जो कि कर के विरोध में हुआ था। क्लियर इतनी बात। चलो नेक्स्ट अगर बात देखो, बाकी जो प्रद्युमन शाह है ये आपको पता है कि जो परमार वंश का जो पहला फेज था उसका अंतिम राजा था प्रद्युमन शाह। ये गोरखों से लड़ते लड़ते क्या हो गया था, खुड़बुड़ा के युद्ध में क्या हो गया था, शहीद हो गया था 1804 ईस्वी में। बाकी महीपति शाह आपको पता ही है कि कब 1631 ईस्वी में महीपति शाह राजा बना, 34 तक रहा था। इसी की पत्नी का नाम कर्णावती था और इसके बेटे का नाम क्या था, पृथ्वीपति शाह था। इसके अलावा बलभद्र शाह जो है 43वां राजा था और इसी बलभद्र शाह के समय मुगलों और गढ़वाल के राजाओं के बीच में राजदूत भेजने की प्रथा शुरू हुई थी, ठीक है। चलो अगला प्रश्न आ जाते हैं नेक्स्ट। शाह पदवी का प्रयोग करने वाला
गढ़वाल का पहला राजा कौन था? कौन था पहला राजा? तो देखो पहला राजा कौन था? बलभद्र शाह। बलभद्र शाह से ये परंपरा बन चुकी थी कि इसके बाद जो भी राजा होगा वो अपने नाम के पीछे क्या लगाएगा? शाह लगाएगा। राइट, चलिए। तो बलभद्र शाह से जो है शाह लगाने की पदवी क्या हो गई थी? आपकी शुरुआत हो गई थी। बलभद्र शाह की बात करें तो यह परमार वंश का कौन सा राजा था? 43वां राजा था। कौन सा राजा था? 43वां राजा था। इसके अलावा मैं आपको क्या बता चुका हूं कि मुगलों और गढ़वाल के राजाओं के बीच में राजदूत भेजने की प्रथा शुरू हुई। राजदूत भेजने की प्रथा शुरू हुई थी। राजदूत भेजने की प्रथा क्या हुई थी? शुरू हुई थी। किसके बीच में? मुगलों और गढ़वाल के राजा के बीच में। और जब आपके राजदूत भेजने की प्रथा शुरू हो रही है तो इसका मतलब मुगल और परमारों के बीच संबंध कैसे रहे होंगे? अच्छे संबंध रहे होंगे। ठीक है, तो यानी कि इन संबंधों की शुरुआत कहां से हुई थी? बलभद्र शाह से इसकी क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। इसके अलावा अब यहां पे बात ये आती है कि इस शाह की उपाधि दी किसने थी? ठीक है, तो भक्त दर्शन एक राइटर है उत्तराखंड के, भक्त दर्शन, वो ऐसा मानते हैं कि शाह की जो उपाधि थी ये बलभद्र शाह को किसने दिया था? तो ये दिया था औरंगजेब ने। किसने दिया था? औरंगजेब ने दिया था। किसने दिया था? औरंगजेब ने दिया था। ठीक है, बल्कि ये कथन जो है बिल्कुल क्या माना जाता है? गलत माना जाता है। राइट, क्योंकि औरंगजेब तो बहुत देर में आया। औरंगजेब तो 16-17वीं सदी लास्ट में था, है ना। तो फिर ये कहीं से भी आपका सही नहीं लगता है, ऐसा मानते हैं इतिहासकार। लेकिन भक्त दर्शन का मानना है कि औरंगजेब ने बलभद्र शाह को क्या दी थी? शाह की उपाधि दी थी। इसके अलावा जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय लोगों का ऐसा मानना है कि बलभद्र शाह को सबसे पहले शाह की जो उपाधि थी वो किसने दी थी? बहलोल लोदी ने दी थी। किसने दी थी? बहलोल लोदी के द्वारा दी गई थी। राइट, तो ये बात आपको याद रखना है। देखो प्रश्न के हिसाब से आपको अपना आंसर देना है। ठीक है, अगर प्रश्न ये आ जाता है कि किसके द्वारा ये माना जाता है कि बलभद्र शाह को शाह की उपाधि किसने दी? औरंगजेब ने, तो तब भक्त दर्शन हो जाएगा, है ना। नॉर्मल प्रश्न है तो आप बहलोल लोदी कर लेना, जैसा आपका प्रश्न होगा उसी के हिसाब से क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। इसके अलावा अगर मैं बलभद्र शाह की बात करूं तो इसी के टाइम पे एक युद्ध होता है। कौन सा युद्ध? ग्वालदम का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था? ग्वालदम का युद्ध हुआ था। कुछ किताबों में ग्वालदम का युद्ध माना जाता है कब? 1581 ईस्वी में। तो कुछ किताबों में इसकी डेट मानी जाती है 1591 ईस्वी में। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, कुछ किताबों में 1581 और कुछ में 1591 ईस्वी। ठीक, ग्वालदम का युद्ध हुआ था। और जो ग्वालदम का युद्ध हुआ था ये किसके बीच में हुआ था? तो ये हुआ था बलभद्र शाह और उस टाइम पे कुमाऊं का प्रतापी राजा हुआ करता था। कौन? रुद्रचंद। तो रुद्रचंद और बलभद्र शाह के बीच में क्या हुआ? युद्ध हुआ। हालांकि इस युद्ध में किसकी विजय हुई थी? बलभद्र शाह विजयी रहा था। रुद्रचंद इस युद्ध में क्या हो चुका था? हार गया था। ठीक है, चलो अगला प्रश्न आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा CSI के ओहदे से सम्मानित किया गया था? तो किसको सम्मानित किया गया था? किसको सम्मानित किया गया था? कीर्ति शाह को सम्मानित किया गया था। किसको सम्मानित किया गया था? कीर्ति शाह को सम्मानित किया गया था। ठीक है, देखो कीर्ति शाह को अंग्रेजों ने ना कई सारी उपाधियां दी। ठीक है, कीर्ति शाह ने अंग्रेजों को काफी इन्फ्लुएंस किया था और ये ठीक भी मानते थे किसको? कीर्ति शाह को। कौन? अंग्रेज। तो समय समय पे अंग्रेजों ने कीर्ति शाह को अलग अलग उपाधि दी। जैसे सबसे पहले 1898 ईस्वी में, जैसे 1898 ईस्वी में इन्होंने कीर्ति शाह को एक उपाधि दी और वो उपाधि थी कौन सी थी? 1800 कंपेनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, 1898 ईस्वी में इन्होंने एक उपाधि दी और उस उपाधि का नाम था कंपेनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि दी। ठीक है, उसके बाद साल आया 1901 और 1901 में इन्होंने जो उपाधि दी, 1901 ईस्वी में इन्होंने कीर्ति शाह को कौन सी उपाधि दी? नाइट कमांडर की। कौन सी? नाइट कमांडर की उपाधि दी। ठीक है, फिर साल आया 1903 और 1903 में ही जो उपाधि अभी वाली है, जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं KCSI कहते हैं। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है नाइट कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया। उस टाइम पे बहुत बड़ी क्या होती थी? उपाधियां हुआ करती थी। राइट, तो ध्यान रखना 1898 में कंपेनियन ऑफ इंडिया, 1901 में नाइट कमांडर
1903 में KCSI यानी कि नाइट कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि किसको दी गई? कीर्ति शाह को दी गई। किसको दी गई? कीर्ति शाह को दी गई। राइट, चलिए इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ अगले प्रश्न पे। कुली बेगार प्रथा का हल निकालने के लिए खच्चर सेना की स्थापना करने वाला कमिश्नर कौन था? कौन था? कौन था? हाँ, कौन सा? ट्रेल था। तो ध्यान रखना, ट्रेल ने कुली बेगार के विकल्प के रूप में खच्चर सेना का गठन करने के लिए क्या किया था? इसने इसका हल निकाला था। आपको पता है कि 1821 के आसपास अंग्रेजों का एक प्रतिनिधि इधर आया था, प्रोफेसर ग्लिन कहा जाता था उसको, है ना। तो जब यहाँ आया इस टाइम पे 1821 के आसपास, तो उसने देखा कि यहाँ पे बाकी कुमाऊं कमिश्नर तो सब कुछ ठीक कर रहे हैं, लेकिन एक चीज समस्या हो रही है और जिससे स्थानीय लोग भी क्या है? परेशान है। वो क्या है? कुली बेगार। कुली बेगार का मतलब है कि लोगों से फ्री में काम करवाना। जब कोई अंग्रेज गांव में जाएगा तो उसका जो भी है, जो भी सामान है या जो भी अंग्रेज है, उसको क्या करना? उसका बोझा बुकना। ठीक है, तो ये सारा कौन करता था? आम लोग करते थे, और इसके बदले में अंग्रेज इनको कुछ भी नहीं देते थे। तो इसी को कुली बेगार कहा जाता था। तो ग्लिन ने कहा यार ये तो गलत बात है। तो फिर इसमें क्या किया? फिर ट्रेल ने क्या किया? खच्चर सेना का गठन किया। खच्चर सेना का मतलब है कि अब आम लोग ऐसा बोझा नहीं उठाएंगे, बल्कि खच्चरों से बोझा उठाया जाएगा। ठीक है, हालांकि जो ये कॉन्सेप्ट था ये बहुत ज्यादा सफल नहीं रहा। क्यों? क्योंकि कुछ टाइम के बाद जब फ्री में काम हो रहा था तो खच्चरों से क्यों काम करवाए, है ना। तो इतना सीरियस नहीं थे ना इस चीज के लिए, बस बना दिया। ठीक, अगर हम विलियम ट्रेल की बात करें तो देखो, ट्रेल का जो टाइम है वो बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है, क्योंकि ट्रेल ने लंबे समय तक उत्तराखंड पे क्या किया? शासन किया, 1816 से लेकर के 1835 ईस्वी तक। 1816 से 1835 ईस्वी तक कुमाऊं का जो कमिश्नर रहा उसका नाम था विलियम ट्रेल। और जब एक कमिश्नर बना तो ध्यान रखना, ठीक है, 1816 में 1816 में इसने क्या किया? कौन सी जेल बनाई थी? अल्मोड़ा जेल। सबसे पहले इसने क्या किया? अल्मोड़ा जेल का गठन किया। 1819 की बात करें तो 1819 में क्या किया? तो 1819 में पटवारी पद का सृजन किया। पटवारी पद का सृजन किया, ये मैं पिछली कई क्लास में बता चुका हूं आपको। पटवारी पद का सृजन किया। 1820 में अब कोर्ट की फीस के रूप में स्टाम्प शुल्क लेना स्टार्ट किया। स्टाम्प शुल्क लेना क्या कर दिया? स्टार्ट कर दिया, ताकि अगर लोग न्याय के लिए आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ उनको क्या देना पड़ेगा? पैसा देना पड़ेगा। राइट, उसके बाद बात करें 1822 में, तो 1822 में तो देखो, 1822 में तो एक खच्चर सेना हो गया, और उसके अलावा क्या किया था? एक विभाग बनाया था। उस विभाग का नाम क्या था? आबकारी विभाग। राइट, चलिए इसके बाद अगर बात करें तो साल आया 1824। 1824 में इसने क्या किया? तो डबल लॉक व्यवस्था करी। डबल लॉक व्यवस्था का मतलब है जो भी कुमाऊं कमिश्नर का खजाना है उस खजानों पे इसने 2 ताले लगाए। ठीक है, 2 ताले के लिए देखो, एक चाबी किसके पास होगी? जो भी उस टाइम का कलेक्टर होगा, और दूसरी जो चाबी होगी उस टाइम का जो भी खजांची होगा, यानी कि जो मेन अधिकारी होगा, जो कोषाधिकारी होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से डबल लॉक की व्यवस्था की गई, ताकि जो खजाना है वो अच्छे से क्या रहे? आपका सुरक्षित रहे। फिर उसके बाद साल आया कब? 1800 कब? 30 ईस्वी। और 1830 ईस्वी में देखो क्या क्या हुआ। एक तो इसने ट्रेल पास की शुरुआत करी। कौन से पास? ट्रेल पास की शुरुआत हुई। ठीक, और 1830 में ही देहरादून में प्रथम सिविल कोर्ट बनाएगी। प्रथम सिविल कोर्ट की स्थापना की गई। प्रथम सिविल कोर्ट की क्या की गई? स्थापना की गई। इसके अलावा साल 1833 में क्या किया गया? अल्मोड़ा में प्रथम देसी चिकित्सक की नियुक्ति की गई। देसी चिकित्सक की क्या की गई? नियुक्ति की गई। ठीक है, देसी चिकित्सक की नियुक्ति की गई। और 1834 में अगर बात करें तो 1834 में क्या किया गया? तो चाय कमेटी का गठन किया गया। चाय कमेटी का क्या किया गया? गठन किया गया। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। किसके बारे में? विलियम ट्रेल के बारे में। ठीक है, इनमें से कोई ना कोई प्रश्न आपका बन ही जाता है। ठीक, इसके अलावा 1821 में पौड़ी जेल की भी स्थापना की गई थी। क्लियर इतनी बात? चलो अगला प्रश्न आ जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर्वों में से किसे उत्तरांचल में संतान के कल्याण के लिए मनाया जाता है? तो एक है विरोडिया, भिटौली नहीं, ये भिरौली होना चाहिए था। ठीक है, कौन सा? भिरौली, ये भिरौली हो जाएगा। उसके बाद क्या है? हरेला।
और उसके बाद कौन सा है, खतड़वा हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा, भिरौली। ये भिरौली त्योहार होता है, ये उत्तराखंड में संतान के कल्याण के लिए किया मनाया जाने वाला क्या आपका त्योहार है। जो बिरोड़िया त्योहार होता है, देखो स्पेशली कुमाऊं में होता है, इसी को क्या बोलते हैं, नाग पंचमी। नाग पंचमी को ही कुमाऊं में क्या कहा जाता है, बिरुड़ पंचमी भी कहा जाता है। ठीक है, बिरुड़ पंचमी या बिरुड़िया कहा जाता है। इसके अलावा इसको ऋषि पंचमी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऋषि पंचमी भी कहा जाता है। इसके अलावा बात करें, देखो हरेला की बात करें तो जो आपका सावन का पहला दिन होता है, अर्थात जो आपका कौन सा दिन होता है, 16 जुलाई। 16 जुलाई को राज्य में क्या मनाया जाता है, हरेला दिवस मनाया जाता है। बाकी खतड़वा उत्सव आपको पता ही है, तो खतड़वा उत्सव कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है खतड़वा उत्सव, अश्विन संक्रांति को मनाया जाने वाला त्योहार है। ठीक है, अश्विन संक्रांति, अश्विन संक्रांति को मनाया जाने वाला जो त्योहार है, यानी अश्विन माह का जो पहला दिन होता है उस दिन क्या मनाया जाता है, खतड़वा उत्सव मनाया जाता है। इसी त्योहार को गैतार त्योहार भी क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, गैत्यार त्योहार भी कहा जाता है। इस दिन पशुओं की क्या की जाती है, खूब सेवा की जाती है। क्लियर, चलो तो ये कुछ बातें आपको क्या रखना है, याद रखना है। ठीक है, चलो ओके, ठीक। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। और प्रश्न संख्या 32 पे आ जाते हैं। तो 32वां प्रश्न पढ़ो जरा, 32वां प्रश्न। ठीक है, प्रश्न संख्या 32 पढ़ना। हरियाली दिवस 16 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 16 जुलाई को हरियाली दिवस मनाया जाता है। क्या बात सही है, क्या ये बात सही है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, हरियाली दिवस कब मनाया जाता है, 16 को मनाया जाता है। दूसरा है, नंदा राजात यात्रा लगभग 8वीं सदी में प्रारंभ हुआ था। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद क्या है कि भोटिया जो लोग हैं या भोटिया जो पुरुष हैं, ठीक है, उनका परिधान है चुंगठी और बाखें। जो चुंगठी है ये उनका ऊनी टोपी होता है, और वहीं बाखे की बात करें तो ये इनका क्या होता है, ऊनी जूते होते हैं। राइट, ये भोटिया पुरुष के क्या है, परिधान है। बिल्कुल ठीक है ये बात। बाकी आपका कौन सा बच्चा, ए तो आपका क्या है, ठीक है। तो कोई ऑप्शन ऐसा है जो सभी ठीक है, हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। तो सारे आंसर आपके क्या यहाँ पे सही है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न। थड़िया क्षेत्र में गढ़वाल क्षेत्र में थड़िया नृत्य किया जाता है। तो कब किया जाता है, देखो स्पेशली जो है महिला की प्रथम बार मायके आने पे क्या किया जाता है, थड़िया नृत्य किया जाता है। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट प्रश्न आ जाओ। उत्तराखंड राज्य लोक नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो कौन सा कथन गलत है, जरा देखिए। पहला कथन है कि लोटा नृत्य सिर पर लोटों की श्रृंखला बनाकर उसमें आग जलाकर नृत्य किया जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, सिर पे लोटा रख देंगे, उसके ऊपर आग जला देंगे और फिर नृत्य किया जाएगा। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। भगनौल कुमाऊं क्षेत्र का यह नृत्य मेलों में आयोजित किया जाता है। तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, भगनौल के बारे में आपने कहा था कि एक ऐसा एक अनुभूति प्रधान गीत है। कैसा गीत है, एक अनुभूति प्रधान गीत या नृत्य है। उसके बाद बात करें तो बैर गीत की, तो बैर गीत कैसा है, तो बैर गीत हो जाएगा, यह नृत्य गीत गायन और प्रतियोगिता के रूप में होता है। बिल्कुल सही है। ये कुमाऊं का कैसा है, एक तर्क प्रधान गीत है। कैसा है, तर्क प्रधान, यहाँ पे तर्क वितर्क होता है। ठीक है, और जब तर्क वितर्क होता है तो उसके बाद एक आदमी इस प्रतियोगिता में जीत जाता है और उसी इंसान को क्या बोलते हैं, बैरिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बैरिया कहा जाता है। तो इसका मतलब सी वाला ऑप्शन भी आपका क्या हुआ, करेक्ट हुआ। और चौथा है सरो नृत्य। सरो नृत्य की बात करें तो क्या ये बात सही है कि प्रेमी की विरह में किया जाने वाला नृत्य है। तो ये बात बिल्कुल अपने आप में क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। क्योंकि जो सरो नृत्य है ये कैसा नृत्य है, एक युद्ध शैली का नृत्य है। कैसा नृत्य है, युद्ध शैली का नृत्य है। तो इसका जो है प्रेमी के विरह में बिछड़ने से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो यानी कि यहाँ पे जो ऑप्शन गलत है, कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, चलिए अगला प्रश्न। उत्तराखंड राज्य में नंदाष्टमी के पर्व पर केले के तने को काटकर निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति बनाई जाती है। तो ध्यान रखना, केले के तने को काट करके नंदा सुनंदा की क्या की जाती है, मूर्ति बनाई जाती है। देखो नाम से ही पता चला ना, नंदाष्टमी। अगर मान लो ये प्रश्न नहीं भी आता है
और अगर आपके सामने कि चलो मुझे करना ही है ना, ज्यादा प्रश्न सॉल्व करने हैं, तो तुक्का लगाने वाली बात, तो तब फिर क्या है, यहाँ पे आप दिमाग से लगा सकते हैं नंदाष्टमी होगा, है ना, नंदा सुनंदा की मूर्ति हो जाती है। ठीक है, ऐसा प्रश्न अगर नहीं भी आ रहा है तो ऐसा प्रश्न पे तुक्का लगाया जा सकता है। ठीक है, चलो जी अगला प्रश्न आ जाते हैं नेक्स्ट। प्राचीन समय में निम्नलिखित में से किसे कुब्जा ब्रह्मक, क्या लिखा है, कुब्जा ब्रह्मक के रूप में जाना जाता था? तो किसे जाना जाता था? ऋषिकेश को। ऋषिकेश को कुब्जा ब्रह्मक के रूप में जाना जाता था। ठीक, वहीं अगर हम देवप्रयाग की बात करें, किसकी बात करें, अगर हम बात करें देवप्रयाग की, तो देवप्रयाग को प्राचीन काल में किस रूप में जाना था? किसको जाना था? बृहद तीर्थ के रूप में। किस रूप में? बृहद तीर्थ के रूप में जाना जाता था। बृहद तीर्थ के रूप में जाना जाता है किसको? देवप्रयाग, या इसी को ब्रह्मपुरी भी कहते थे या श्रीकंठ भी कहते थे। ठीक है, इसके अलावा बात करें हरिद्वार को, तो हरिद्वार के बारे में तो हम कई बार पढ़ चुके हैं, तो इसको मायापुर, ठीक है, कपिला, ठीक है, या देवताओं का द्वार। ठीक है, और श्रीनगर को किस रूप में जाना जाता था? श्रीपुर, राइट। इसके अलावा उत्तरकाशी को पहले क्या बोलते थे? बाड़ा हाट कहते थे। ऐसे काशीपुर को क्या कहा जाता था? गोपीषण कहा जाता था, राइट। चलो जी अगला प्रश्न आ जाओ नेक्स्ट। जोशीमठ औली रोपवे शुरू किया गया था, तो कब किया गया था? कब किया गया था? अक्टूबर 1993 में जोशीमठ औली रोपवे शुरू किया गया था। और इसके बारे में एक और चीज आपको याद रखनी है, और वो क्या याद रखोगे कि यह है गुलमार्ग के बाद, ठीक है, एशिया में दूसरी सबसे ऊंची और सबसे लंबी केबल, क्या है, केबल कार सवारी वाली। ठीक है, गुलमर्ग के बाद पहले नंबर पे कौन आता है? गुलमर्ग, और उसके बाद किसका नंबर है? किसका नंबर है? जोशीमठ जो औली रोपवे है। ठीक है, तो ये एशिया में दूसरे नंबर पे सबसे लंबी कार सवारी हो जाएगा, केबल वाली। ठीक है, केबल, और उसके अलावा देखो, उसके अलावा क्या हो जाएगा? सबसे ऊंची हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाते हैं, अगला प्रश्न। जागेश्वर धाम किस नदी के किनारे स्थित है? तो जागेश्वर धाम किस नदी के किनारे स्थित है? तो जागेश्वर धाम जो है वो जटागंगा नदी के किनारे स्थित है। जागेश्वर धाम की अगर हम बात करें तो जागेश्वर धाम में कुल कितने मंदिर है? 124 मंदिर समूह है। ठीक है, ऐसे आपके 124 मंदिर बने, और जो ये 124 मंदिर है, ठीक है, इतना बड़ा समूह उत्तराखंड में किसी मंदिर में नहीं दिखाई देता है, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? उत्तराखंड का सबसे बड़ा मंदिर समूह। सबसे बड़ा मंदिर समूह उत्तराखंड का ये क्या है? सबसे बड़ा मंदिर समूह है, राइट। और जो जागेश्वर मंदिर जो है, यहाँ के जो टेम्पल है किस शैली में बनाए गए हैं? तो ये आपके केदारनाथ शैली में बनाए गए। केदारनाथ शैली, यानी कि जैसे आपको केदारनाथ का मंदिर दिखता है, तो लगभग लगभग आपको ये मंदिर भी आपको वैसे ही देखने को मिलेंगे। इसके अलावा और अगर हम बात करें तो पुराणों में जागेश्वर धाम को क्या कहा गया है? हाटकेश्वर। पुराणों में क्या कहा गया है? पुराणों में इसे कहा गया है हाटकेश्वर, या इसी को क्या कहा गया? नागेश्वर कहा गया है। तो पुराणों में जागेश्वर धाम को हाटकेश्वर या नागेश्वर कहा गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो टोटल ज्योतिर्लिंग कितने हैं भारत में? 12 ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंग में से जो जागेश्वर धाम है, ये कौन सा ज्योतिर्लिंग है? 8वां ज्योतिर्लिंग है। कौन सा ज्योतिर्लिंग है? 8वां ज्योतिर्लिंग हो जाएगा। इसके बाद बात यहाँ पे प्रश्न ये बनता है कि जागेश्वर धाम के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? तो निर्माण किसने करवाया? तो निर्माण कराया किसने? कत्यूरी राजा हुआ करते थे। कत्यूरी राजा, जिसका नाम क्या था? शालीवाहन। शालीवाहन के द्वारा जो है, शालीवाहन देव के द्वारा जागेश्वर धाम के मंदिरों का क्या कराया गया? निर्माण कराया गया। इसके अलावा अगर बात करें तो सबसे जो यहाँ पे प्राचीन मंदिर है, उस मंदिर का नाम क्या है? मृत्युंजय। सबसे जो प्राचीन मंदिर है, सबसे प्राचीन जो मंदिर है उसका नाम क्या है? मृत्युंजय मंदिर या महामृत्युंजय मंदिर हो जाएगा। ठीक है, मृत्युंजय मंदिर। इसके अलावा सबसे जो विशाल मंदिर है, सबसे जो विशाल मंदिर है, उस विशाल मंदिर का नाम है दिनदेशवाड़ा। दिनदेशवाड़ा, दिनदेशवाड़ा। तो ये कुछ प्रमुख फैक्ट हैं जो जागेश्वर मंदिर से कई बार पेपरों में पूछी गई। क्लियर इतनी बात? चलो जी, अब इसके बाद अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, और अगला प्रश्न है हमारे पास, उत्तराखंड राज्य के प्रमुख दर्शनीय स्थल तथा उनकी अवस्थित के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? सुमेलित करना है, और सही विकल्प हमको चुनना है।
सबसे पहले अगर मैं विरणेश्वर मंदिर की बात करूं तो बताओ विरणेश्वर मंदिर कहाँ है? तो विरणेश्वर मंदिर है अल्मोड़ा में। वहीं अगर स्नो व्यू डांडा, ये स्नो व्यू पहाड़ सुना होगा, ये कहाँ पे? नैनीताल में। कहाँ पे? नैनीताल में। उसके अलावा बिनसर महादेव की बात करें कहाँ है? पौड़ी में। और वहीं क्रांतेश्वर महादेव की बात करें तो ये कहाँ पर है आपका? चंपावत में हो जाएगा। तो कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें एक का दो, दो का एक, ऐसा है कोई? एक का दो, दो का एक, एक का दो, दो का एक। तो देखो केवल एक में ही मिल रहा, तो ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा आपका। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाओ। उदय शंकर नृत्य एवं नाटक अकेडमी कहां पर है? तो ये कहां पर है? अल्मोड़ा में है। उदय शंकर नृत्य एवं जो नाट्य अकेडमी है ये कहां पर है? अल्मोड़ा में है। कहां पर है? अल्मोड़ा में। इसके अलावा अल्मोड़ा में कुछ और संस्थान है, जैसे उदय शंकर कल्चर सेंटर, उदय शंकर कल्चर सेंटर, और इसकी स्थापना जो है वो 1938 में मानी जाती है। और स्थापना का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? मोहन उत्प्रेती को जाता है। किसको जाता है? मोहन उत्प्रेती को जाता है। ठीक है, तो उदय शंकर कल्चर सेंटर की स्थापना 1938 में हुई। इसके अलावा अगर बात करें लोक कला संस्थान, लोक कला संस्थान भी आपको कहां पे मिल जाएगा? अल्मोड़ा में मिल जाएगा। लोक कला संस्थान, लोक कला संस्थान भी आपको कहां पे मिलेगा? अल्मोड़ा में मिल जाएगा। ठीक है, तो संस्कृति से जुड़े कुछ जो संस्थान है, जैसे उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकेडमी, ये भी अल्मोड़ा में, उदय शंकर कल्चर सेंटर, ये भी अल्मोड़ा में, और लोक कला संस्थान ये भी कहां पर है? अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न आ जाओ नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भूमियाल देवता की पूजा करती है? तो कौन सी जनजाति करती है? तो भूमियाल देवता की पूजा करती है कौन सी? भोटिया जनजाति। तो भोटिया जनजाति जो है भूमियाल देवता की पूजा करती है। भूमियाल देवता के अलावा जो और देवता हैं जिनकी भोटिया जनजाति क्या करती है? पूजा करती है, उनमें जैसे ग्वाला हो गया, बैग रैम चैम हो गया। कौन सा हो गया? ग्वाला, बैग रैम चैम। ठीक है, बैग रैम चैम हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा नंदा पर्वत है। ठीक है, कैलाश पर्वत है, कैलाश पर्वत है। उसके अलावा आपका कौन सा हो जाएगा? हाथी पर्वत हो जाएगा। ठीक है, तो भोटिया लोग प्रमुख रूप से इनकी क्या करती है? पूजा करती है। इसके अलावा अगर बात करें तो जो भोटिया लोग होते हैं जनरली अपने पशुओं को कहां पे चराते हैं? बुग्याल में चराते हैं। और जब बुग्याल में चराते हैं तो देखो बुग्यालों में ऑब्वियस सी बात है डर भी रहता है, कोई जंगली जानवर, कई सारी चीजें होती है। ठीक है, तो बुग्यालों में अपने जानवरों की रक्षा के लिए जिस देवता की पूजा करते हैं, है ना, तो बुग्यालों में चरने वाले, बुग्यालों में चरने वाले, चरने वाले जो पशु होते हैं, ठीक है, उन पशुओं की रक्षा के लिए ये किस देवता की पूजा करते हैं? तो करते हैं घंटाकर्ण देवता की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? घंटाकर्ण देवता की पूजा करते हैं। इसके अलावा अगर बात करें कि मान लो जैसे कभी पशु खो गया है, ठीक है, तो खोए हुए पशुओं की, खोए हुए पशुओं की रक्षा के लिए, तो खोए हुए पशुओं की रक्षा के लिए ये साईं की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? साईं की पूजा करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो भोटिया लोग होते हैं ये विपत्ति के समय, ठीक है, ये विपत्ति के समय किसकी पूजा करते हैं? तो देखो विपत्ति के समय ये तिब्बती देवी देवता, तिब्बती देवी देवता, तिब्बती देवी देवता किसकी? एक हो गया आपका कैला और घुरमा, घुरमा, घुरमा की क्या करते हैं? पूजा करते हैं। ठीक है, कैला और घुरमा की क्या करते हैं? पूजा करते हैं। कैला और घुरमा की क्या करते हैं? पूजा करते हैं। तो भोटिया जनजाति के बारे में ये आपको याद रखना है कि ये किन देवता की पूजा करते हैं। ठीक है, तो जनरली देखो भूमियाल देवता किसके हैं? भोटियाओं के हैं। इसके अलावा और देवता कौन से? ग्वाला हो गया, बैगरैम चैम हो गया, नंदा पर्वत इनके लिए देवता ही है, कैलाश पर्वत, हाथी पर्वत इनकी पूजा करते हैं। इसके अलावा देखो बुग्यालों में चरने वाले पशुओं की रक्षा के लिए घंटाकर्ण, खोए हुए पशुओं की रक्षा के लिए साईं की पूजा करते हैं, और विपत्ति के समय ये तिब्बती देवी देवता कैला और घुरमा की क्या करते हैं? पूजा करते हैं। अगला प्रश्न आ जाओ नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 42 है, उत्तराखंड के जौनसारी जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? जो सत्य नहीं है आपको वो ढूंढना है। तो सबसे पहले देखो इनमें एक पत्नी प्रथा का
दृढ़ता से पालन किया जाता है। क्या बात सही है? सही है बात। यानी एक ही पत्नी होगी, एक से ज्यादा नहीं होगी, किसी भी कंडीशन में एक से ज्यादा नहीं होगी। क्या ये बात सही है? ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, कई लोगों की आपको दो दो पत्नियां भी मिल जाएंगी, है ना। तो ऐसा नहीं है। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुपत्नी वाला सिस्टम है, बहुपत्नी वाला सिस्टम तो नहीं है, लेकिन दृढ़ता से पालन किया जाए ऐसा भी नहीं। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या ध्यान रखना है कि ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। पहला वाला सत्य नहीं है। हो सकता है किसी किसी की दो पत्नियां हो सकती है। ठीक है, इनकी पारिवारिक व्यवस्था पितृसत्तात्मक होती है, तो ये बात बिल्कुल सही है। यानी पिता क्या होता है? घर का मुखिया होता है। उसके अलावा परिवार का मुख्य घर की सबसे बुजुर्ग महिला होती है, तो ये बात तो बिल्कुल भी गलत है, ऐसा कहीं भी नहीं है। उसके अलावा यहाँ संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन है, तो ये बात बिल्कुल सही है। आज भी जौनसार में कई परिवार ऐसे हैं कि जहाँ पे आपको 50-50, 60-60, 70-70 लोगों का परिवार मिल जाएगा। तो आज भी यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? संयुक्त परिवार प्रथा देखने को मिलता है। हालांकि जो संयुक्त परिवार प्रथा है धीरे धीरे एकाकी पारिवारिक प्रथा की ओर क्या हो रही है? बढ़ रही है। ठीक है, चलो जी। तो यानी कि एक तो बी सही है, एक आपका डी सही है। हमें ये बताना था जो सत्य नहीं है। तो ए सही नहीं है और सी सही नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए और सी, ए और सी। ए देखो ये ए था, ठीक है, ये हो जाएगा आपका ए और सी। ये ए है, ठीक है, ए और सी। तो ए वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है हमारे पास, उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड का प्रशिक्षण केंद्र स्थित है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कुछ क्या बोलते हैं, ऑप्शंस गलत हो रखे हैं। ये ऑप्शंस नहीं होने चाहिए थे, ये थोड़ा क्या हो गया? गलत टाइप हो गया। इसकी जगह पे आपको पहले ऑप्शन में क्या डालना है? देहरादून। दूसरे ऑप्शन में डालना है क्या? ऋषिकेश। ठीक है, तीसरे ऑप्शन में आप पंतनगर डाल दो और चौथे ऑप्शन में आप हल्द्वानी डाल दो। ठीक है, तो ध्यान रखना उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड का जो प्रशिक्षण केंद्र है ये कहां पर है? ऋषिकेश में। ठीक है, पशुओं से संबंधित यहाँ पे क्या दिया जाता है? प्रशिक्षण दिया जाता है। क्लियर? चलो जी, अगला प्रश्न आ जाओ नेक्स्ट। उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित किस वृक्ष से में राल, रेजिन, बिरोजा, टर्पेंटाइन और तारपिन बनाया जाता है? तो किससे बनाया जाता है? तो चीड़ के वृक्ष से बनाया जाता है। ठीक है, देवदार के वृक्ष की अगर बात करें तो देखो इससे क्या बनाया जाता है? एक तो सुगंधित तेल बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? सुगंधित तेल देवदार के वृक्ष से। और इसके अलावा क्या बनाया जाता है? फर्नीचर बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? फर्नीचर बनाया जाता है। वहीं अगर भोजपुर नहीं, भोजपत्र की अगर तने से बात करें तो इससे बनाया जाता है कागज। क्या बनाया जाता है? कागज बनाया जाता है। साल के वृक्ष और एक और वृक्ष होता है वॉलनट। किसका वृक्ष होता है? वॉलनट। इन दोनों के वृक्षों से आपका क्या बनता है? तो इनके वृक्षों से क्या बनता है? वाद्य यंत्र बनता है। वाद्य यंत्र, इसकी लकड़ी से क्या बनता है? वाद्य यंत्र बनता है। ठीक है, चलो जी, अगला प्रश्न आ जाओ नेक्स्ट। प्रश्न संख्या 45 है और 45 प्रश्न संख्या 45 पढ़िए आप। तो प्रश्न संख्या 45 है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में वासिंगा, उसके अलावा बासुकी, अमीला तथा गाजर घास है। तो ध्यान रखना है जितनी भी घासें हैं ये पर्यावरण के लिए क्या होती है? नुकसान होती है। ठीक है, धीरे धीरे ये और पौधों को भी क्या करते हैं? उत्पन्न होने नहीं देते, यानी उनका उत्पादन होने नहीं देता है। तो देखो पहली बात, ये पर्यावरण मित्र वृक्ष एवं वनस्पति, तो ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। पर्यावरण एवं वनस्पति के लिए संकट उत्पन्न करने वाले वृक्ष एवं वनस्पति है, तो बी वाला ऑप्शन आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी हमें देखने की आवश्यकता भी नहीं। ठीक है, चलो जी, अगला प्रश्न आ जाते हैं। निम्नलिखित नदियों का उनकी लंबाई के संदर्भ में सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। देखो विष्णु गंगा को ही धौली गंगा भी कहा जाता है। तो विष्णु गंगा की लंबाई 94 किलोमीटर, ये सही मिलान हो रखा है। पिंडर नदी की लंबाई 105 किलोमीटर है। मंदाकिनी नदी की लंबाई 72 किलोमीटर है। नंदाकिनी की कितनी है? 56 किलोमीटर है। बाकी आप अपने हिसाब से मिलान कर दिए, एक का 1, बी का 3, सी का 4, ठीक है, और डी का 2, यानी कि पहला वाला ऑप्शन ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाओ। नेक्स्ट प्रश्न है, भगीरथी नदी वह कौन सी सहायक नदी है जो उसके बाएं तरफ से नहीं मिलती है? देखो चाहे मिलन गंगा हो, चाहे केदार गंगा हो, चाहे आपका रुद्र गंगा हो, ये भगीरथी के साथ बाएं तरफ से मिलती है। लेकिन जो असीम गंगा है या इसी को अस्सी गंगा कहते हैं, ये कहां से मिलती है? ये दाई ट्रिब्यूटरी है इसकी, यानी कि राइट ट्रिब्यूटरी है।
जो 80 गंगा है ये कहां से निकलती है? तो ये निकलती है उत्तरकाशी में डोडी ताल से निकलती है, और उत्तरकाशी के ही गंगोरी नामक स्थान पे ये भागीरथी के साथ क्या कर देती है? संगम बना देती है, या भागीरथी नदी के साथ मिल जाती है। ठीक है, चलिए जी। बाकी केदार गंगा की बात करें तो ये केदार ताल से निकलती है, केदार ताल से निकलती है, और ये गंगोत्री में भागीरथी के साथ मिल जाती है। और वहीं रुद्र गंगा की बात करें तो ये रुद्रगेरा ग्लेशियर से निकलती है, रुद्रगेरा ग्लेशियर से निकलती है। अगला प्रश्न संख्या 48 है कि उत्तराखंड राज्य के कितने जिलों में बृहत्तर हिमालय का फैलाव है? कितने राज्यों में, कितने जिलों में है? 6 जिलों में। देखो 6 जिले, सबसे पहले देखो पश्चिम से आ जाते हैं, तो पहला उत्तरकाशी हो जाएगा, फिर उसके बाद टेरी गढ़वाल हो जाएगा, टेरी गढ़वाल के बाद रुद्रप्रयाग हो जाएगा, रुद्रप्रयाग के बाद बताओ कौन सा होगा? चमोली, चमोली के अलावा आपका कौन सा हो जाएगा? बागेश्वर, और बागेश्वर के बाद आपका कौन सा हो जाएगा? पिथौरागढ़। तो कितने हो गया टोटल? टोटल हो गया आपके 6 जनपद, यानी कि 6 डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य का कौन सा भाग वर्षा ऋतु में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो कौन सा है? तो सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है बाह्य हिमालय, या इसी को हम क्या बोलते हैं? शिवालिक। शिवालिक क्षेत्र में ध्यान रखना सबसे ज्यादा वर्षा होती है। क्या होती है? सबसे ज्यादा वर्षा होती है, और सबसे ज्यादा क्या होती है? यहाँ पे वर्षा होती है हिमालय क्षेत्र में। इसीलिए आपने देखा होगा कि जैसे जो शिवालिक क्षेत्र में, जैसे आपका राजपुर है, राजपुर क्षेत्र हो गया, इसके अलावा नरेंद्र नगर हो गया, यहाँ पे हमारे राज्य की क्या होती है? सर्वाधिक वर्षा होती है, लगभग 318 सेंटीमीटर। और जो शिवालिक क्षेत्र है यहाँ पे लगभग 200 सेंटीमीटर से अधिक क्या होती है? वर्षा होती है। इसी शिवालिक में आपको राजपुर क्षेत्र भी मिल जाएगा और नरेंद्र नगर क्षेत्र भी मिल जाएगा। यहाँ पे 318 सेंटीमीटर क्या होती है? वर्षा होती है। इसके अलावा एक और चीज आप यहाँ पे याद रख सकते हैं कि जैसे ही हम अपने राज्य में कहां से? दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगे तो वर्षा की जो मात्रा होगी, वर्षा की जो मात्रा होगी वो घटती जाएगी। और जैसे ही हम अपने राज्य में पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे तो जो वर्षा की मात्रा होगी, वर्षा की जो मात्रा होगी वो क्या होती जाएगी? घटती जाएगी। वर्षा की मात्रा क्या होती जाएगी? घटती जाएगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, वर्षा की मात्रा घटती जाएगी। यहां से यहां जाते समय वर्षा की मात्रा क्या होती जाएगी? घटती जाएगी। ठीक, ये बात आपको ध्यान रखना। ठीक, अगला प्रश्न आ जाओ। विश्व को उत्तराखंड का पहला हिमनद प्राधिकरण 14 जून 2010 में किस नाम से गठित किया गया? ध्यान रखना, पूरे विश्व में पहली बार क्या बनाया गया? पहला हिमनद प्राधिकरण बनाया गया है, और वो किसने बनाया? उत्तराखंड सरकार ने बनाया। कब बनाया? 14 जून 2010 में बनाया गया, और इसका नाम रखा गया क्या? स्नो एंड ग्लेशियर अथॉरिटी। क्या रखा गया? स्नो एंड ग्लेशियर अथॉरिटी। ठीक है, स्नो एवं ग्लेशियर अथॉरिटी। ठीक है, हिम और हिमनद प्राधिकरण। इस हिम और हिमनद प्राधिकरण का जो कार्य होगा, ये जो उत्तराखंड के 1400 के अराउंड जो ग्लेशियर है, इन ग्लेशियरों की क्या करना है? सुरक्षा करना। किस तरीके से इन ग्लेशियरों को बचाया जा सकता है? आपने देखा होगा कि ग्लेशियर पिघलने की जो गति है वो डे बाय डे क्या होती जा रही है? तीव्र होती जा रही है। तो इनको बचाने के लिए इस प्राधिकरण की क्या की गई है? स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में हरिप्रसाद टमटा शिल्प उन्नयन केंद्र की स्थापना कहां पे की गई है? स्थापना की गई है गोरडा बांज अल्मोड़ा में की गई है। अगला प्रश्न आ जाओ, नेक्स्ट 52वां प्रश्न आ जाते हैं। मुकुंद राम बर्तवाल के संदर्भ में क्या सही है? तो देखो, मुकुंद राम बर्तवाल उत्तराखंड के एक साहित्यकार हैं, और इनके बारे में आपको याद ये रखना है कि देखो, ये पहली बात, ये पौड़ी गढ़वाल के खंड ग्राम में इनका जन्म हुआ था। कब? 1887 ईस्वी में। तो ये बात बिल्कुल ठीक है अपने आप में। इन्हें दैवेज्ञ के नाम से भी जाना जाता है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। ये भौतिकी के महान विद्वान थे, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। भौतिकी के महान विद्वान नहीं थे, बल्कि किसके महान विद्वान थे? संस्कृत तथा ज्योतिष के ये क्या थे? महान विद्वान थे। संस्कृत और ज्योतिष के क्या थे? महान विद्वान थे। वहीं अगर चौथे ऑप्शन की बात करें तो इन्होंने 1 लाख से अधिक श्लोकों की रचना की है। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो कौन सा वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत है? तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका क्या है? गलत है। तो प्रश्न के हिसाब से आपका सही आंसर हो जाएगा। मुकुंद राम बर्तवाल की बात करें तो ध्यान रखना, इनको अभिनव बारामीर की भी क्या दी गई थी? उपाधि दी गई थी। इसके अलावा इनकी कई सारी क्या है? रचनाएं हैं। जैसे इनकी क्या है? कई सारी रचनाएं हैं,
और इन रचनाओं में जैसे आप अगर ऐसे लिखना चाहते हैं तो आप फटाफट ऐसे लिख सकते हैं, जैसे ज्योतिष्यम, जातक सूत्रम, पंचांग मंजूषा हो गया, ज्योति शब्दकोश हो गया, इसके अलावा कोश नामावली हो गया, ज्योतिष रत्नाकार और आयुर्दाय संग्रह, ये इनकी क्या है प्रमुख रचनाएं। ठीक है, अगला प्रश्न आ जाओ। प्रश्न संख्या 53, दिव्यांग लोगों को सरकारी सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो कितनी व्यवस्था की गई है, कितनी व्यवस्था की गई? तो 3% आरक्षण दिव्यांगों को दिया गया है राज्य में। इसके अलावा देखो, अगर मैं एससी की बात करूं तो राज्य में एससी को कितना परसेंट आरक्षण दिया गया है? कितना परसेंट दिया गया? 19%। उसके अलावा अगर एसटी की बात करें तो एसटी को कितना परसेंट है? 4%। और वहीं अगर बात करें ओबीसी को, तो ओबीसी को कितना परसेंट है? ओबीसी को कितना परसेंट है? तो ओबीसी को है कितना परसेंट? 14%। बाकी अगर ईडब्ल्यूएस तो सभी को पता है कितना परसेंट है? 10% आरक्षण है। तो जो ये वाला आरक्षण है, ये कैसा आरक्षण है? ठीक है, वर्टिकल आरक्षण, ऊर्ध्वाधर। अगला प्रश्न आ जाते हैं, 54वां प्रश्न है। और 54वें प्रश्न की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले बात करेंगे तो अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य, अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 599 यानी लगभग 600 वर्ग किलोमीटर। वहीं केदार वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो बिल्कुल मिलान सही है, 957 वर्ग किलोमीटर, कहीं पे 972 भी लिखा रहता है। ठीक है, लेकिन अभी प्रश्न के हिसाब से यही हो जाएगा। गोविंद वन्य जीव विहार, और गोविंद वन्य जीव विहार की बात करें ये 485 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। और इसके अलावा सोना वन्य जीव विहार तो ये आपका 301 हो जाएगा। तो कोई ऑप्शन ए का 3, ए का 3 एक यहाँ पे है, बी का क्या है 2, तो बी का 2, तो ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आ जाओ, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना से जुड़ी महिलाओं का क्या नाम दिया जाएगा? तो क्या नाम दिया जाएगा? तो ये सौर सखी, ये क्या होना चाहिए था? सौर सखी होना चाहिए था। ठीक है, सौर सखी। तो मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना, सबसे पहले ये याद रखना, ये आई कब थी? तो 20 अक्टूबर 2020 का इसका क्या हुआ था? शुभारंभ हुआ था। और क्यों शुभारंभ हुआ था इसका? कि राज्य में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, और उसके साथ इसके साथ साथ ग्रामीणों को क्या मिलेगा? इससे रोजगार मिलेगा। अब ध्यान रखना कि इस सौर स्वरोजगार योजनाओं से जो भी महिलाएं जुड़ी हैं उन महिलाओं को क्या नाम दिया गया है? सौर सखी नाम दिया गया है। अगला प्रश्न आ जाओ। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड में तेरे मेरे सपने अभियान किसके सहयोग से महिला सशक्तिकरण हेतु शुरू किया गया है? तो ध्यान रखना, ये जो किया गया है ये उत्तराखंड में सेतु आयोग और जो राष्ट्रीय महिला आयोग है इनके द्वारा क्या किया गया है? शुरू किया गया है। ठीक है, तेरे मेरे सपने, तो पहली बात तेरे मेरे सपने किस लिए है? महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए। और ये शुरू किया गया है जो उत्तराखंड का सेतु आयोग है। सेतु आयोग क्या है? उत्तराखंड का एक थिंक टैंक है। जैसे केंद्र में क्या होता है? नीति आयोग, ऐसे ही हमारे उत्तराखंड में क्या है? सेतु आयोग। और ये राष्ट्रीय महिला आयोग के बीच में हुआ है। ध्यान रखना है कि जो सेतु आयोग है, सेतु आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। और वहीं अगर बात करें तो सेतु आयोग का जो इस टाइम पे उपाध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष का नाम क्या है? राजशेखर जोशी। उनका नाम क्या है? राजशेखर जोशी। राजशेखर जोशी। तो देखो प्रश्न आ सकते हैं, राजशेखर जोशी ये इस टाइम पे उत्तराखंड के वर्तमान क्या है? उपाध्यक्ष हैं। और वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष की बात करें तो इस टाइम कौन है? कौन है? इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है विजया रहाटकर। इनका नाम है विजया रहाटकर। विजया रहाटकर। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करें। हाल ही में खोजी गई हिमालयन लॉन्ग टेल्ड मायोटिस नामक नई चमगादड़ प्रजाति भारत के किस राज्य में प्राप्त हुई है? तो ऑब्वियसली बात है, किस में प्राप्त हुई है? उत्तराखंड में प्राप्त हुई है। और ध्यान रखना, इस प्रजाति के बाद भारत में टोटल कितने प्रजातियां हो चुकी हैं चमगादड़ की? 135 प्रजातियां हो चुकी हैं। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री को हाल ही में कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो किसको सम्मानित किया गया है? ये धर्मेंद्र प्रधान को सम्मानित किया गया है। और धर्मेंद्र प्रधान कौन है? तो ये हमारे उत्तराखंड के वर्तमान क्या है? शिक्षा मंत्री है। ठीक है, अब जो ये आपका कलिंग रत्न पुरस्कार होता है ये दिया क्यों जाता है? तो कोई व्यक्ति अपनी बोली भाषा, संस्कृति,
शिक्षा के क्षेत्र में अगर बेहतरीन कार्य करता है तो उसके लिए कलिंग रत्न पुरस्कार दिया जाता है। कलिंग रत्न पुरस्कार बेसिकली किसकी याद में किया जाता है, तो एक आदमी थे, एक फेमस उड़िया कवि थे जिनका नाम था सरला दास। उनका नाम क्या था? सरला दास। ठीक है, और उन्हीं सरला दास, ठीक है, की याद में एक आपका क्या बनता है, एक संगठन बनाया गया जिसका नाम है सरला साहित्य संसद। उसका नाम क्या है? सरला साहित्य संसद। सरला साहित्य संसद। और यही जो सरला साहित्य संसद है, यही सरला दास की याद में कलिंग रत्न पुरस्कार देता है। और इस टाइम पे खास बात यह है कि इस टाइम पे जो इनकी कौन सी वर्षगांठ थी? 600वीं वर्षगांठ थी। किसकी? उड़िया कवि सरला दास। ठीक है, तो सरला दास कौन हुए? उड़िया कवि, या इनका उड़िया का आदि कवि भी माना जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें तो प्रश्न संख्या 59 है, लोक रत्न हिमालय सम्मान से किस जिलाधिकारी को सम्मानित किया गया? तो ये प्रश्न हम पहले भी कर चुके हैं। तो ये कौन है? संविन बंसल, जो कि देहरादून की क्या है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है। और आज की क्लास का ये अंतिम प्रश्न है। और प्रश्न है आपका क्या? पीजीआई डी 2023-24 रिपोर्ट में उत्तराखंड को किस ग्रेड में शामिल किया गया? सबसे पहले पीजीआई की फुल फॉर्म होती है क्या होती है? परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। ग्रेडिंग इंडेक्स। ठीक है, तो शिक्षा से जुड़ा हुआ ये आपका इंडेक्स है। और यहाँ पे उत्तराखंड को किस श्रेणी में रखा गया है? आकांक्षी फर्स्ट श्रेणी में रखा गया है उत्तराखंड। ठीक है, और इसमें ध्यान रखना, इस इंडेक्स में जो टॉप किया है, ये टॉप किसने किया है? तो ये किया है चंडीगढ़ ने। किसने किया है? चंडीगढ़ ने। और वहीं जो लास्ट अंतिम जो स्थान मिला, ये किसको मिला? मेघालय को मिला। ठीक है, किसको मिला? मेघालय को मिला है। ठीक है, तो ये कुछ आपके क्या थे? करंट अफेयर के प्रश्न थे। तो इसके साथ आपका उत्तराखंड वाला जो सेक्शन है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, बाकी चीजों को बार बार पढ़ो, बार बार रिवाइज करो। बार बार पढ़ोगे, रिवाइज करोगे तो चीजें आपकी अच्छे से क्लियर होती है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।